हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू प्रिया लव एकेडमी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। हमारी पिछली क्लासेस में जैसे हम फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझने के लिए आप प्लीज पहले आर्टिकल 13 जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, आप उसको जाकर देखिएगा। बिकॉज अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझते हैं तो इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। So without wasting the time, let us start the class. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया गुप्ता फ्रॉम प्रिया लव एकेडमी। और विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स होती है कि कोई भी एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले या फिर बाद में अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं। पहले तो ध्यान रखिएगा, इसमें एसेंशियल पार्ट है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी के जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर अगर वो उसके अगेंस्ट जाता है तब हमारा ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ये प्रोविजन केवल तभी अप्लाई होगा अगर कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ हमारा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट या फिर कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा या बनाया जा चुका है, अगर वो हमारा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो उस पर उस हद तक, जिस हद तक वह फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, एक ग्रहण सा आ जाता है। ठीक है, ग्रहण मीन्स बेहोश सा हो जाता है, ग्रहण, उसको एक छाया सी आ जाती है उस एक्ट की और वह काम करना बंद कर देता है तब तक कि वह छाया हट ना जाए। अब क्वेश्चन ये होता है कि वह छाया हटेगी कैसे। सपोज कि कॉन्स्टिट्यूशन का आज जो प्रोविजन है जो उस एक्ट के अगेंस्ट जाता है, ये वो एक्ट उस प्रोविजन के अगेंस्ट जाता है। इन फ्यूचर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजन को अमेंडमेंट कर दिया जाता है जो कि उस एक्ट के अगेंस्ट जाता है, तो उस पर से वह छाया हट जाएगी और वह एक्ट दोबारा से उठ करके खड़ा हो जाएगा। राइट, तो इसके एसेंशियल पार्ट्स को अगर हम देखें तो पहली बात तो यह फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाना चाहिए। ठीक है, और वह वॉइड एबी इनिशियो नहीं होगा, स्टार्टिंग से ही वह वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है ना। उस पर एक केवल ग्रहण आ जाती है, ग्रहण लग जाता है केवल उस हद तक जिस हद तक वह हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। राइट, अब देखिए, इसको हम समझते हैं कुछ केस लॉज के माध्यम से। पहला केस हम देखेंगे कि बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 का ये केस है। इस केस के हम कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, कि इसमें लोग व्यापार करते आ रहे थे। 1939 का एक प्रोविजन था मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें क्या था, लोग बिजनेस करते आ रहे थे ट्रांसपोर्ट का, मीन एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि क्यों ना इस बिजनेस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं, उसको कंट्रोल ओवर कर लेते हैं। तो उस बिजनेस को कंट्रोल ओवर करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है, किसमें, 1937 में, सॉरी 1947 में। ठीक है, एक अमेंडमेंट लेकर आई जिसमें कि उसने आर्टिकल 1913, सॉरी उसमें एक्ट जो हमारा चल रहा था मोटर व्हीकल एक्ट 1939, उसके प्रोविजंस को अमेंड किया और बोला कि गवर्नमेंट चाहे, मीन्स गवर्नमेंट करेगी, नॉट चाहे, कि गवर्नमेंट उस बिजनेस को कंट्रोल ओवर करती है और अब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कितना किराया होना चाहिए, क्या सब कुछ होना चाहिए। उस बिजनेस से रिलेटेड हर कुछ प्रोविजंस को अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। बिजनेस करते आ रहे थे, 1939 के एक्ट में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला दिया 1947 में। ठीक है, सब कुछ कहानी ठीक थी, चला आ रहा था। अब क्या हुआ, हमारा 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1G। ठीक है, उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी व्यापार करने की आजादी है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो कोई भी व्यापार कर सकता है। राइट, अब ये क्वेश्चन उठा, अब उन लोगों ने ये चैलेंज किया कि यह जो अमेंडमेंट एक्ट है 1947 का, ये हमारे आर्टिकल 19 क्लोज 1G को हिट करता है, हमारे
बिजनेस करने के व्यापार को हमारा ये को ये है वॉयलेट करता है, राइट। अब देखिए इसी में ही 19 क्लोज 1G, इसी में ही एक सेक्शन गिवन है हमारी 19 क्लोज 6। उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, एक तरफ तो व्यापार करने की आजादी दी है 19 क्लोज 6 में, ये बोला है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसी व्यापार को या फिर और भी जो प्रोविजन दिए हुए हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ठीक है, ध्यान रखिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब देखिए पिटिशनर ने चैलेंज किया कि भाई गवर्नमेंट ने, हम व्यापार करते आ रहे थे, हमारे व्यापार की आजादी थी, गवर्नमेंट ने उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, तो हमें एक बात बताइए कि यह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहाँ से हुई, कहाँ से ये रीजनेबल है कि गवर्नमेंट ने हमारे व्यापार करने के अधिकार को ही छीन लिया। हम व्यापार कर रहे हैं और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या किराया होना चाहिए, क्या हमारे व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए क्या कुछ भी प्रोविजन होंगे उसको गवर्नमेंट सेट करेगी। तो क्या ये रेस्ट्रिक्शंस है? नहीं, ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं, इवन या तो प्रोहिबिशन है, गवर्नमेंट ने जो प्रोहिबिशन लगा दिया। अब कोर्ट ने बोला कि बात तो ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट ने जब देखा कि यह भाई उनके खाते में केस जाता हुआ दिखाई दिया, तो गवर्नमेंट ने 1951 में, ठीक है, 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहला अमेंडमेंट किया, जिसमें उन्होंने 19 क्लोज 6 को अमेंड किया और उसमें बोला कि गवर्नमेंट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ही नहीं, प्रोहिबिशन तक भी लगा सकती है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई। अब देखिए अब इस केस में इशू क्या था। अब जो पिटिशनर था वह यह बोल रहा था कि भाई हमारा 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उससे पहले हमारा जो अमेंडमेंट था 1947 का, ठीक है, उसके बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो यह अमेंडमेंट तो हमारा मर चुका था। अब गवर्नमेंट के एक नए अमेंडमेंट से वो जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो हमारा मर चुका था। समझ में आई बात कि 1947 में जो प्रोविजंस आए थे अमेंडमेंट से, उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आया उसने मार दिया था, अब वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट बोलती है, हमें दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोल रही थी कि हाँ ठीक है, मानते हैं कि यह जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा था, लेकिन अब हमारा जो नया अमेंडमेंट है, हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब उस पर एक छाया सी आ गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन को, वो छाया हट गई है हमारे नए अमेंडमेंट से। अब देखिए गवर्नमेंट, कोर्ट ने इसमें क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमें यह देखना होगा कि क्या वह एक्ट, जब यह अमेंडमेंट आया तो क्या, सॉरी, जब यह कॉन्स्टिट्यूशन आया तो क्या यह मर गया था। अब इसके मरने और ना मरने का डिसीजन कैसे लेंगे, मरने और ना मरने का डिसीजन आप यह देखिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो हमारा प्रोविजन है, ठीक है, वह किस पर अप्लाई होता है, सिटीजन या फिर नॉन सिटीजन पर, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको वो एक्ट वायलेट कर रहा है, वह किस पर अप्लाई होता है, सिटीजन और नॉन सिटीजन पे, करेक्ट। तो अगर अब सपोज कि यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट करने का जो राइट था 1947 का, 39 से चला आ रहा था, यह तो नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो माना सब कोर्ट ने बोला कि माना हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद यह एक्ट मींस फोर्स में नहीं था, एनफोर्सेबल नहीं था, ठीक है, बट ओनली फॉर द सिटीजन। जो एक्ट ये नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई होता है वो तो चला आ रहा था ना, नॉन सिटीजन पर तो अप्लाई हो रहा था। तो जब वह अप्लाई हो रहा था तो वह मर कैसे सकता है, समझ में आया। मीन्स एक तरफ से सिटीजन, नॉन सिटीजन। अब सिटीजन के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है, उसको वो वायलेट कर रहा था, बट वह एक्ट मरा नहीं। अगर वो मर जाता तो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों सबके लिए तो मरता, वो एक्ट मर गया तो मर गया, लेकिन नहीं, यह एक्ट तो नॉन सिटीजन के लिए तो ऐसे ही अप्लाई हो रहा था ना, तो वह मरा नहीं, उस पर तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन की 19 क्लोज 6 की एक छाया आ गई थी, जो छाया गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 19 क्लोज 6 में उस छाया को हटा दिया।
तो वो छाया हट गई तो वो कानून अब ऐसे जिंदा, मीन्स बेहोशी की हालत में था लेकिन मरा नहीं था, वह कानून अब ठीक हो गया, बेहोशी उससे खत्म हो गई और वह अब दोबारा से एप्लीकेबल हो चुका है। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मीनिंग उसने ये बताया। नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस था सागिर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अभी यह यूपी का केस था। अब देखिए यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस चल रहा था। वो बिजनेस वह है बुलंदशहर से लेकर दिल्ली के बीच में लोग करते थे। अब भाई गवर्नमेंट के माइंड में क्या आया, गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को हम कंट्रोल ओवर कर लेते हैं। ठीक है, अब उस बिजनेस को कंट्रोल ओवर करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ सेटलमेंट किया और उस बिजनेस को कंट्रोल ओवर करने की बात की। अब देखिए, जब उसके साथ गवर्नमेंट ने सेटलमेंट कर लिया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ, तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने क्या बदमाशी देनी शुरू करी कि जो भी पुराने परमिट थे उनको तो वो कैंसिल करती चली गई और नए परमिट को उन्होंने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इशू करना ही बंद कर दिया। ठीक है, अब लोग थे पहुंच गए कोर्ट में। ठीक है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट पर काफी फटकार लगाई और उन्होंने बोला कि अगर यूपी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना था तो वह कानून लेकर आते। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ बातचीत करके जो उन्होंने इसको कंट्रोल ओवर करने की कोशिश की है यह गलत है और कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट पर काफी फटकार लगाई। अब यूपी गवर्नमेंट ने जब देखा कि खाता उनके केस उनका पल्ला भारी है और केस उनके खाते में ही जा रहा है, तो यूपी गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई और उस एक्ट में गवर्नमेंट शेर हो गई और कोर्ट में आके बोला कि देखो हमने अब एक्ट पास कर दिया है और अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम इस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को कंट्रोल ओवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, राइट। एक्ट बना, जब गवर्नमेंट ने वो एक्ट बनाया तो वह जो एक्ट बना वह 1950 के बाद बना। अब हमारा आर्टिकल 13 की क्लोज 2 क्या कहती है कि कोई भी कानून अगर हमारा संविधान आने के बाद बनाया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वो हिट करता है तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, वह वॉइड हो जाएगा। करेक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर आर्टिकल 13 की क्लोज 2 अप्लाई होती है। ठीक है, और क्लोज 2 बोलती है कि भाई ऐसे एक्ट तो आप बना ही नहीं सकते जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए। तो यह एक्ट तो जब बना था जब ही मर गया था। ठीक है, यह एक्ट तो मीन कभी बना ही नहीं, कभी एग्जिस्टेंस में यह एक्ट आया ही नहीं, क्योंकि यह तो जब से बना है, जब से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, तो ऐसा एक्ट तो कोई बन ही नहीं सकता। तो ये तो एक्ट जब बना था तभी से ही ये मरा हुआ है। तो कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं मानी और उस पूरे एक्ट को स्टक डाउन कर दिया। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट केस देखिए हमारा गुजरात का था केस, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। 1974 का केस है, बहुत फेमस केस रहा है। यहाँ पर बॉम्बे गवर्नमेंट ने क्या किया, बॉम्बे गवर्नमेंट ने यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए एक वेलफेयर फंड एक्ट एस्टेब्लिश किया 1953 में। ठीक है, अब लोग पहुंच गए कोर्ट में क्या कि जी हमारा ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है यह एक्ट हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 की एफ जो हमारा एक हुआ करता था अब उसको खत्म कर दिया हमारे फंडामेंटल राइट से, कि हमारे कुछ लोगों ने बोला कि हमारे आर्टिकल 19 क्लोज 1 एफ राइट टू प्रॉपर्टी को यह एक्ट वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब कोर्ट क्या कहती है, यहाँ पर कोर्ट ने बोला, देखिए एक चीज मैं बताना भूल गई, पिछले वाले केस में कोर्ट ने एक प्रिंसिपल सागिर अहमद ने एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया कि हमारा भाई राइट टू प्रॉपर्टी का राइट हमारा इंफ्रिंज हो रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला,
कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि हमें यह देखना होगा कि क्या यह एक्ट, जो हमारा एक्ट था, कि क्या यह एक्ट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पर अप्लाई होता है या नहीं। ठीक है, तो हमारा क्योंकि ये जो एम्प्लॉय वेलफेयर फंड अकाउंट था, ये नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई होता है। वे भारत देश से बाहर जो लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके पैसे को भी सेव करा जाता है, बाद में उनको वो पैसे इकट्ठा दे दिया जाता है, आप सभी जानते हैं फंड। तो यह नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई होता है। तो कोर्ट ने यह बोला कि भाई अगर यह नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई होता है तो यह मरा हुआ हम कैसे मान सकते हैं कि जब से ये बना है, जब से ये मरा हुआ है, क्योंकि यह तो नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई होता है। और अगर यह मरा हुआ होता तो वह यह एक्ट नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई नहीं होता। तो क्योंकि यह एक्ट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पर अप्लाई हो रहा है और यह हमारे फंडामेंटल राइट्स जिसको वायलेट कर रहा है, वह सिटीजन्स पर अप्लाई होता है। तो यह सिटीजन्स पर जो इसका प्रोविजन है उस पर केवल एक छाया सी आ गई है, यह मरा हुआ हो ही नहीं सकता क्योंकि यह हमारे नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई हो रहा है। तो कोर्ट ने यही बोला कि हमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को अप्लाई करने से पहले यह देखना होगा कि वह एक्ट किस पर अप्लाई होता है, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पर या केवल सिटीजन पर। और फिर उसके बाद यह देखना होगा कि वह फंडामेंटल राइट जिसको वह एक्ट या फिर वो वायलेट कर रहा है वह किस पर अप्लाई होता है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स हमारे राइट ऐसे हैं जो कि नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई होते हैं। वह उसको देखना होगा कि वह किस पर अप्लाई होता है। करेक्ट। तो कोर्ट ने यही बोला कि यह नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई होता है, तो यह मरा हुआ हो ही नहीं सकता क्योंकि यह तो उनके लिए तो चल रहा था। तो कोर्ट ने इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया और वो जो प्रिंसिपल सागिर अहमद के केस में वो जो प्रिंसिपल कोर्ट ने ये बताया था कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पर अप्लाई नहीं होता, उस प्रिंसिपल को यहाँ पर कोर्ट ने ओवर रूल करा और बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी अप्लाई हो सकता है। ओके गाइस, सो दैट वाज इनफ फॉर टुडेज क्लास। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, बाय।